का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल जो हमारे देश की सियासत से जुड़ा हुआ है, क्या सरदार बनाएंगे सरकार? और यह सवाल हम आज आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आज सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप सरकार की बात करें, सरकार ने एक तरह से स्पष्ट तौर से यह कहा है कि महान व्यक्तियों को लेकर हमारे देश में आज राजनीति क्यों होती है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आज क्यों तमाम संस्थानों को तबाह किया जा रहा है, वो भी उन संस्थानों को जिन्हें महान व्यक्तियों ने निर्मित किया है। ऐसे में कैसे आयरन मैन और आयरन लेडी को लेकर चुनावी सियासत हो रही है, यह अपने आप में एक बड़ा मसला है। चुनावों में सियासी दिग्गजों के नाम पर आखिरकार किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे इस पर सियासत हो रही है, यह भी इस पर हम बहस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि अपन बहस को आगे बढ़ाएं, आइए आपको दिखाते हैं आज क्या वाकई में यही स्थिति है, प्रधानमंत्री की यह वेदना क्यों है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, गीता भट्ट जी संघ परिवार की समर्थक, नवाब मलिक जी नेशनल एनसीपी के प्रवक्ता, अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अमित जमई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और प्रोफेसर राकेश पांडे जी इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी, आज प्रधानमंत्री जब ये अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ तो उनका इशारा है नहीं, उनका इशारा विपक्ष की तरफ है जिसमें प्रमुखता आप हैं। क्यों शिकायत करते हैं आप लोग जब प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी देश के गणमान्य व्यक्तियों को एक जगह देने की कोशिश करते हैं? हाँ, अजय जी, ये शिकायत राष्ट्र को जब होती है जब पटेल जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, प्रतिमानों की अपेक्षा, पटेल की मूर्ति का अनावरण करते हैं, उनके मूल्यों को जीने की अपेक्षा। प्रधानमंत्री जी, आग्रह पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, सरदार की उपाधि आखिर मिली क्यों? क्योंकि 1928 में बारडोली में उन्होंने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ किसानों की लड़ाई लड़ी और उस निर्णायक लड़ाई को जीता, तब उन्हें उपाधि दी गई सरदार की। प्रधानमंत्री जी, अभी आपके द्वार किसान आए थे गुहार लगाने के लिए, लाठियों से लहूलुहान कर दिया। क्या ये पटेल के मूल्य हैं? आज भी जिस स्थान पर आप मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, 22 गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें ठग लिया गया। तो हम अपेक्षा ये करते हैं कि जब उनके मूल्यों को आत्मसात करें, जब उनके आदर्श पथ पर चलना प्रारंभ करें, तब उन्हें स्वीकार कीजिएगा, उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से सिर्फ आत्मसात मत कीजिए। एक बात, एक बड़ा प्रश्न मैं खड़ा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप 13 वर्ष तक संघ के कार्यालय में रहे, क्या आज भी राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालयों पर एचवी शेषाद्री जी की वो पुस्तक नहीं वितरित की जाती जिसमें लिखा है, जिसका टाइटल है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन? वो कहती है कि अगर कोई सबसे बड़ा अपराधी भारत की बंटवारे का है तो वो वल्लभ भाई पटेल है। तो फिर आखिर किस मुंह से आप ये बात कहते हैं कि आपके प्रणेता वल्लभ भाई पटेल हैं? क्या वल्लभ भाई पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कई बार लिखकर ये नहीं कहा कि मेरी हत्या, मेरी और पंडित जी की हत्या की कोशिश की जा रही है, और आप कहते हैं कि महंत दिग्विजय नाथ को, देशमुख को मैं छोड़ दूं? तो मुझे ये बताइए फिर कहां आपके आदर्श? आपने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आपके सवालों के दो महत्वपूर्ण जवाब मैं लेता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी जो राजनीतिक पहलू है उसका जवाब आप दें, और संघ परिवार को लेकर जो अभी सवाल उठाए गए हैं गीता जी, उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी के बाद आप दें। पहले प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जहां तक राजनीतिक प्रतिमानों की बात है तो सबसे बड़ा राजनीतिक जो कार्य था आदरणीय सरदार पटेल का, वो था भारत को एक करना। भारत के एकीकरण करने वाले सरदार पटेल और राहुल गांधी दूसरी तरफ खड़े हैं टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ। तो टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ जो खड़ा है, क्या वो सरदार पटेल के प्रतिमानों का सम्मान कर रहा है? वो जो किसानों को पर जो है 70 वर्षों तक आप मूल्य नहीं दे सके, और एमएस स्वामीनाथन स्वयं कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 1.5 गुना जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लागत का मिल गया, और लगातार जो है किसानों के मूल्य को, किसानों की लागत को कम करने और किसानों के फसलों का मूल्य बढ़ाने के लिए जितनी भी उनकी संस्तुतियां थी, सारों को जो है पूर्ण करने का प्रयास हो रहा है। आप बताइए, किसानों की फीसद फसल बीमा जब तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई थी, कभी कांग्रेस ने कल्पना भी की थी? आप कहते हैं कि किसानों पर लाठी चल रही है। अरे भैया, किसान खाद खरीदने जाता था और गोलियां चलती थी,
और किसानों पर कितनी गोलियों की घटनाएं कांग्रेस के सरकारों में हुई है, इस पर अगर लिस्ट लेकर मैं बैठ आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आज लाठियां चल रही हैं? स्वयं जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसमें प्रेम शुक्ला जी, आज क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो मूल्य सरदार पटेल ने निर्धारित किए थे उन मूल्यों पर हम नहीं चल रहे हैं? कमीशन का जो एफिडेविट फाइल किया है वो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, पर हम चल रहे हैं, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में नकार दिया आपने किसानों की, बताइए ना, जो घोषणा पत्र में रखा था अफजल गुरु के लिए जो गुलाम नबी आजाद टुकड़े टुकड़े गैंग है कहां? चिल्लाने वाली दिल्ली में सरकार आपकी, दिल्ली की राज्य की सरकार आपके पास, अधिकार संपन्न पुलिस आपके पास, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहां हैं? मुखौटा लगाकर कहां छुपा दिया आपने उनको? अजय कुमार जी, आप नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि हम लोग सब एक दूसरे की बात बहुत ही संवेदना के साथ सुनें और हम बहस को बहस की तरह ही लेकर चले। ये मेरा आग्रह हर किसी से है। के साथ अभय दुबे की बात सुनी है, अभय दुबे जी की बात मैंने बहुत संयम से सुना जी। मुझे अपेक्षा है कि अभय दुबे जी चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि एक स्वस्थ बहस करेंगे। स्वस्थ बहस तो बिल्कुल बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए, आपको ऐसे भी कौन रोक सकता है? प्रतिमानों को आप निश्चित मानते होंगे जी। हाँ, सरदार पटेल के प्रतिमानों को निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग बहुत सम्मान करते होंगे। 1990 तक उस सरदार पटेल को आपने जो है भारत रत्न के काबिल भी नहीं समझा। क्या कारण था? ऐसा क्या सरदार पटेल से दोष हो गया था कि मणिबेन को जो है भटकना पड़ा और उनको सम्मान तक नहीं दिया गया, पागल तक करार दे दिया गया मणिबेन जो उनकी सेवा में थी? कृपा करके मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप सरदार पटेल के प्रतिमानों के प्रति आपके मन में एक छोटा जवाब यहाँ पर मैं अभय दुबे जी से लूं, उसके बाद गीता जी के पास आ रहा हूं। अभय दुबे जी, बस 30 सेकंड में छोटा सा जवाब। बिल्कुल 30 सेकंड में। देखिए, निराधार बात करने के अभ्यस्त है भारतीय जनता पार्टी। क्या 52 से 57 तक मणिबेन लोकसभा की सदस्य नहीं थी? 27 के बाद फिर लोकसभा गई, उसके बाद राज्यसभा की सदस्य हुई। पंडित जी ने अपनी पुत्री की तरह स्नेह दिया है दोनों बेटे और बेटियों को। बेटा भी लोकसभा का सदस्य रहा है। मुझको आश्चर्य होता है कि जीवन पर्यंत पटेल को, न महात्मा गांधी को, न पंडित नेहरू को क्या लिखते हैं सरदार पटेल, ये जानते हैं आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हैं कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा वातावरण देश में निर्मित कर दिया कि महात्मा जी की हत्या हो गई। और ये उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। आप उन लोगों को झूठे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। हमारी हत्या के लिए घूम रहे हैं। इतनी इन सब के बावजूद चलिए, हम कतई आपको उन मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। चलिए, अब गीता जी का वक्त आता है। अभय जी, गीता जी को अब हम बोलने का मौका दें प्लीज। आइए गीता जी, तमाम मैं आ रहा हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे आप 1.5 मिनट का वक्त दें। 1 फरवरी 1948 को कहा, 1 फरवरी 1948 को लोहिया जी ने कहा कि पंडित नेहरू महात्मा गांधी की हत्याकांड के लिए उन्होंने जिस तरह से लापरवाही बरती वो दोष है। तो क्या नेहरू जी को मैं गांधी का हत्यारा मान लूं? ये लोहिया जी का बयान है 1 फरवरी 1948 को। इस आधार पर मैं क्या नेहरू जी को गांधी जी की हत्या में स्वयं वल्लभ भाई पटेल लिख रहे हैं लापरवाही बरतने का दोषी मानूं? अच्छा, आइए गीता जी, मुझे लगता है कि अब आपको इसका जवाब देना चाहिए। संघ परिवार पर कई तरह के आक्षेप अभी दुबे जी लगा चुके हैं। जी, ये तो खुद सरदार पटेल ने 5000 महत्वपूर्ण दिन है जिसका कई राजनीतिक दल उसको राजनीतिक पैमानों पर उसे तोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन एक और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक और महापुरुष को वो जगह आज मिल सकी जिससे कि उन्हें बहुत लंबे समय तक वंचित रहा गया। जैसे कि कुछ ही समय पहले हमने देखा सुभाष चंद्र बोस का भी संग्रहालय का अनावरण दिल्ली में हुआ। तो ये उसी कड़ी में एक और श्रृंखला थी। तो इसका सभी राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम तो स्वागत करना चाहिए और दुबे जी को तो सर्वप्रथम करना सवाल ये उठता है कि संघ परिवार को लेकर, खास करके आरएसएस को लेकर सरदार पटेल की जो टिप्पणियां थी वो बार बार इस्तेमाल की जाती है। देखिए, सरदार पटेल ने गुरुजी गोलवलकर जो दूसरे स्वयं सरसंघ चालक थे संघ के, उनको उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि इस बात का कोई संशय नहीं है कि हिंदू समाज के लिए संघ ने जो कार्य किया है और जहां जहां जब आवश्यकता पड़ी कठिन समय में, खास करके बच्चों और औरतों की रक्षा के लिए संघ जो है हमेशा उपलब्ध रहा है और इसलिए संघ से किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। 1947 में दिसंबर की एक रैली में आप ये कहना चाहती हैं कि सरदार पटेल संघ को अपना रहे थे? उन्होंने
जनसभा में ये कहा कि उन्होंने राय में संघ एक बहुत अच्छी संस्था थी। अजय जी उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा एक जनसभा में करी लखनऊ में, और ये भी कहा कि कांग्रेस के जो लोग अपने सत्ता के दम पर संघ के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी कहा है। तो देखिए दोनों तरफ की बातें हैं। उसके बाद मुझे नवाब मलिक साहब से बात करनी है। मनी बहन जी की बात यहाँ बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इन्हें मैं याद दिला दूं 18 जुलाई 1948 मरणासन थी अस्पताल में पड़ी। गीता जी हमें सुनना पड़ेगा, गीता जी हमें पहले सुनना पड़ेगा। गीता जी मेरा आग्रह है कि हमें जरा अभय जी की बात सुनिए प्लीज। गीता जी प्लीज, गीता जी प्लीज आइए। अभय जी 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड का जवाब। कोई उनका दुख दर्द नहीं था प्लीज प्लीज गीता जी मुझे इसका संचालन करने दीजिए प्लीज। जी अभय जी 30 सेकंड। 18 जुलाई 1948 डियर श्यामा प्रसाद, as regarding the RSS and Hindu Mahasabha, the case related to Gandhiji's murder is sub judice. I should पहले सुनिए तो सही, एक सेकंड जरा सुनिए तो सही उसको कहना। गीता जी but our report confirmed that as a result of activity of these two bodies, particularly the 411 RSS atmosphere was created, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी की चलिए हमारे साथ राकेश पांडे जी। अभय जी मुझे क्षमा कीजिएगा, राकेश पांडे एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राकेश पांडे जी इतिहासकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश पांडे जी, क्या आज हमारे देश के तमाम पत्राचारों को और वरिष्ठ नेताओं के पत्राचारों को इस तरह से इस्तेमाल कर राजनीति करना अपने आप में सही है? राकेश पांडे जी। ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप राजनीति को और समाज को और देश को कैसे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। पूरे भारत के इतिहास का सर्वेक्षण करने पर प्रोफेसर पांडे, हम इस बात पर बहस यहां पर कर रहे हैं कि क्या संघ परिवार को लेकर सरदार पटेल की टिप्पणियां आज वैसे ही बाध्य या मायने रखती हैं या नहीं, हाँ या ना? एक ऊर्जा पैदा होगी। ये कहना अपने आप में उतना उचित नहीं होगा कि कोई अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उनके महिमा मंडन को जो कि उचित है करता है तो किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से किसी प्रकार की लांछनात्मक बात करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिक से अधिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेश को लोगों के बीच में चलिए अमित जमई साहब, और मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। अमित जमई साहब, समाजवादी पार्टी क्या ये मानती है कि आज सरदार पटेल का राजनीतिकीकरण हो रहा है, उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, चाहे एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो? अमित जमई साहब। नहीं, चलिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, उनका एक आखिरी सपना था प्रधानमंत्री रहते हुए कि ये स्टैचू बना लें। अच्छी बात है, उन्होंने स्टैचू बना लिया, लेकिन इस देश के जो बनाने वाले लोग हैं, जो गांधी जी के सपने का भारत बनाना चाहते थे जी, देखिए पटेल जी जो है गांधी जी के सपने का देश बनाना चाहते थे, वो आरएसएस के सपने का मुल्क नहीं बनाना चाहते थे। और बहुत ही निर्विरोध तरीके से, बहुत साफ सरदार पटेल जी ने इस बात को बोला था कि गांधी जी की हत्या के बाद इस देश में जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और वो उनसे कहते हैं, देश से बोलते हैं, कहते हैं कि आप मेरी पूरी जिंदगी अगर बतौर सिपाही आपके सपने में शामिल जो जिस भारत तरफ आप जा रहे हो, मैं उस सपने में आपका एक सिपाही हूं। बेसिकली क्या है कि देखिए, आरएसएस आजादी के बाद से लेकर नेहरू को दबाने के लिए पटेल जी को उठाने की कोशिश और एक एंटी मुस्लिम छवि बनाने की कोशिश की गई। देखिए, सरदार पटेल जी ने जब इस देश को एक किया, सारी जो राष्ट्रीयताएं थी उसको मिला के हमने एक राष्ट्र बनाया। लेकिन आज हमारा देश 1% ऐसे राजे रजवाड़े पैदा हो गए हैं जिनके हाथ में इस देश की 80% जो दौलत है, पूंजी है, उनके हाथ में कब्जा हो गया। जी, इसका छोटा जवाब देंगे जमाई साहब। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त की जरा कमी है इसलिए मुझे आप सबको रोकना पड़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, इसका छोटा जवाब आप दें, उसके बाद मैं नवाब मलिक साहब के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए सरदार पटेल को जिस तरह का भारत चाहिए था, उस भारत का निर्माण निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। गाँवों में सुविधाएं पहुंचाने वाला भारत, किसानों की मदद करने वाला भारत,
और जो है संसाधन संपन्न भारत की जो संकल्पना थी इसको साकार करने का काम हुआ है। आप पंडित नेहरू के संदर्भ में उनके बारे में, सरदार पटेल के बारे में धारणाएं थी, मृदुला साराभाई और रफी अहमद किदवई किस तरह से सरदार पटेल को सांप्रदायिक कहते थे, इसके पत्रों की मैं आपको झड़ी दे सकता हूं। और सरदार पटेल ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की थी महात्मा गांधी के समक्ष, वो पत्राचार वी शंकर का लिखा हुआ जो तमाम पत्रों का संकलन है वो मैं आपको भेज सकता हूं। वी शंकर सरदार पटेल जी के निजी सचिव थे। तो अगर इतिहास में हम घुसेंगे, इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, पंडित नेहरू सरदार पटेल जी ने सरदार पटेल के बारे में क्या कहा, लेकिन सरदार पटेल को सांप्रदायिक करार करने का दुष्कर्म पंडित नेहरू ने किया, के साथ थी वो चले गए। नेहरू और उनकी मंडली भारत के मुसलमान जिनकी लॉयल्टीज यहाँ पर है वो उतने ही नागरिक, उतने ही भारतीय जितना कि कोई और है। सरदार पटेल को आपने मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया है। पंडित नेहरू सरदार पटेल जी थे जिन्होंने देश की एकता अखंडता को मैं एक मिनट, मुझे एक मिनट नवाब मलिक साहब से, गीता जी एक मिनट प्लीज। नवाब मलिक साहब, मैं इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि आज क्या सरदार पटेल को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की एक साजिश चल रही है? नवाब मलिक साहब, नहीं, मैं पटेल जी के बाद के भारत में आपको सेहरा जाता है देश की एकता को तोड़ने का। 10 सेकंड दीजिए जी, अजय जी। अच्छा प्लीज देखिए, आप ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, ये मैं बोल रहा हूँ उसके बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आग्रह हर किसी से कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं बोलेंगे तो मैं भी चिकना चिल्लाना शुरू करता हूँ, बिल्कुल आपकी बहस बिगड़ जाएगी। नहीं पटेल, अच्छा अमित जमाई साहब आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही और प्रेम शुक्ला जी को बोलने का मौका था, हमें उनकी बात सुनने का पूरा अधिकार है, प्लीज हमें उनकी बात सुननी चाहिए। सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्लीज एक मिनट गीता जी मैं क्षमा चाहूंगा, दो टुकड़े कर सकते हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। नवाब मलिक जी, मुझे नवाब मलिक जी से ये सवाल का जवाब देने दीजिए प्लीज। गीता जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ नवाब मलिक साहब, सिर्फ इस बात को जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, लेकिन यह बताइए कि क्या सरदार पटेल को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर खड़ा कर दिया गया है जो मुसलमानों से नफरत करते थे? सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुसलमान को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझा, क्या ये आप समझते हैं सही है नवाब मलिक साहब? बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते कि सरदार पटेल नेहरू जी के खिलाफ थे, हम नहीं मानते। अमित जमाई साहब, मुझे नवाब मलिक साहब से एक जवाब देने दीजिए, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज नवाब मलिक साहब। ये देख लीजिए, गलत तरीके से प्रचार, गलत तरीके से तुलना करके पटेल बनाम नेहरू बनाने का प्रयास हो रहा है। जब मूर्ति के ऐलान हुआ तो मूर्ति की तुलना किन मूर्तियों से की गई? मूर्ति की तुलना की गई जीसस क्राइस्ट की मूर्ति से, मूर्ति की तुलना की गई 3 गौतम बुद्ध की मूर्तियों से। क्या जरूरी था कि 3 ऐसे मूर्तियां जो बुद्ध की है उससे तुलना एक मूर्ति की जाए? क्या जीसस क्राइस्ट की मूर्ति से तुलना की जाए? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत प्रचार शुरू में किया गया। सारी मूर्तियों को बौनी बनाकर पटेल की मूर्ति कैसे बढ़ी है ये प्रयास किया गया। हमें लगता वहीं से बीजेपी की मानसिकता क्या थी ये स्पष्ट होने लगी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के पास कोई ऐसा नेता नहीं जिसको लेके देश में वे राजनीति कर पाए। जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनको नेहरू से उनकी लड़ाई थी, बाबा साहेब की लड़ाई नेहरू जी से थी, सुभाष बाबू की लड़ाई नेहरू जी से थी, पटेल जी की लड़ाई नेहरू जी से थी। इस तरह से प्रस्तावित करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम बीजेपी कर रही है। और पटेल को क्यों मोदी जी ने हत्या है? क्योंकि खाम नाम से राजनीति कांग्रेस कर रही थी गुजरात में, क्षत्रिय, आदिवासी और मुसलमान। पटेल और बीजेपी के साथ था। जब केशु बाहिर से हथियार की सत्ता अपने हाथ में, तो पटेलों को साधने के लिए कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने हथियार कर अपनी राजनीति का पूरा हथियार बनाया। और हमें लगता है कि जो सारी चीजें हो रही है मोदी जी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की हो। प्रेम शुक्ला जी एक छोटा जवाब दें इसका, क्या आपने जानबूझकर सरदार पटेल को अपना आइकन बनाया क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं था, जो आरोप लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगा रही हैं? हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को अब सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता माना जाए चलेगा? सरदार पटेल को पंडित नेहरू के आसपास के लोगों ने सांप्रदायिक सिद्ध किया था, यह इतिहास है। और सरदार पटेल के बताए गए मूल्यों पर यदि कोई चलता है, सरदार पटेल क्या पराये हो जाते हैं? क्या दलगत आधार पर जो दल 1947 के पहले नहीं थे, क्या उन दलों को किसी महापुरुष की स्तुति करने पर प्रतिबंध लगा देंगे आप?
तो बताइए सर, फिर तो शरद पवार की ना कोई 1999 आप सावरकर जी का भी कोई मूर्ति बनाइए, वो तो कहीं से हेडगेवार जी का भी कोई मूर्ति बनाइए, तो क्या सरदार हिटलर का बनाइए ना कोई मूर्ति, मुसोलिनी का कोई मूर्ति बनाइए, बनाते हैं, बना कर आपका क्या मतलब है? जो आपके नेता हैं उन्होंने क्या देश में किया ये तो बताइए, पार्टी बनाई, आप बताइए ना, आपके पास बौने नेता हैं। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और लगातार हम बहस इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि क्या सरदार बनाएंगे सरकार, क्योंकि जिस तरह से आज सरकार बनाने को लेकर सरदार पटेल का भी राजनीतिकीकरण हो रहा है, ये अपने आप में प्रस्तुत करती है एक ऐसी तस्वीर जो कि हमारे सबके सामने एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, गीता भट्ट जी संघ के समर्थक, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, अमित जमेई जी समाजवादी पार्टी से और प्रोफेसर राकेश पांडे जी इतिहासकार मौजूद हैं। शुरुआत गीता जी मैं आप ही से करूं। ब्रेक से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि संघ परिवार और खास करके आरएसएस को लेकर सरदार पटेल की टिप्पणियों को कांग्रेस ने कई मौके पर अपने सामने रखा। क्या संघ परिवार को ली गई और की गई उस संदर्भ में की गई टिप्पणियां आज भी संघ परिवार पर उसी तरह से वैलिड हैं, या दरअसल कांग्रेस जब इन टिप्पणियों को सामने रखता है तो संघ परिवार को नीचा दिखाने के लिए रखता है? देखिए, कांग्रेस तो हम आज से नहीं 1947 से देख रहे हैं कि किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक राष्ट्रीय विचारधारा है उस पर किस तरह से तंज कसने का काम करती रही है, और जिस तरह आरएसएस पर बैन लगवाने का एक बार नहीं 3 बार प्रयास किया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा, ये सभी के सामने है। परंतु प्रश्न यहाँ ये है कि अगर सरदार पटेल की जिन बातों का अभी दुबे जी ने जो है अभी जिक्र किया, ऐसे देखिए वो जो समय था उस समय आप देखिए कि वो बड़ा अलग समय था। उस समय जिस तरह का वातावरण था है कि उस वक्त अगर सरदार पटेल की टिप्पणियां रही आरएसएस को लेकर तो उस समय सही थी, आज सही नहीं है। देखिए उस समय का जो वातावरण था, उस समय जिस तरह की बातें और जिस तरह से वहां के कांग्रेस में जिस तरह से लोग संघ को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे थे और जिस तरह से गुरुजी गोलवलकर जी को जेल में भी डाला गया महात्मा गांधी की जब हत्या हुई उस समय पे, आपको पता है उस समय 70,000 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह पर वो बैठे और उन्होंने जेल भराई करी। और उस समय ये भी ध्यान रखिए कि सरदार पटेल ही थे जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये पारित कराया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को कांग्रेस में भर्ती होना चाहिए। वो बात अलग है कि इसको गुरुजी ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा राजनीतिक पथ नहीं है, हम जो ये कार्य करेंगे हम अपनी राष्ट्रीय और यानी वो समय संदर्भ टिप्पणी थी जिसका आज इस्तेमाल न होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? अजय जी एक बात इससे और जोड़ना चाहूंगी। देखिए ये एक बात ये भी दिखाता है कि संघ परिवार में एक समावेशी जो सोच है कि क्या चीज बड़ी है। जो भी व्यक्ति जो देश के लिए जिसने की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया है, जो देश के निर्माता रहे, राष्ट्र निर्माता रहे, उनका हमेशा उनकी प्रशंसा करना चाहिए। अभय दुबे जी, साथ किया। अभय दुबे जी, इस बात को मेरे ख्याल से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को भी इस बात को समझना चाहिए। अभय दुबे जी इसका जवाब दें। अभय दुबे जी, देखिए अजय जी, हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं किसी के प्रति। मैं कुछ 2-3 बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आपका जबरदस्त पूर्वाग्रह आज भी क्या गीता जी इस बात को स्वीकार करेंगे? करोड़ों दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को। कश्मीर में उनका हरि सिंह के बारे में पूर्वाग्रह था, स्वीकार करेंगे कि जो एचवी शेषाद्री की, देखिए मैं प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुन लीजिए, पैदा हुई, ये नियोजित रूप से बोलने नहीं देना चाहते अजय जी। अजय जी ये नहीं चाहते देश के सामने बोल रहे थे ना, नेहरू नाम का जो निकृष्ट व्यक्ति था और इंदिरा गांधी की तानाशाही, राजीव गांधी के नहीं बोल पाएंगे डिबेट में आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अजय जी सच्चाई ये है कि आज भी उनके कार्यालय से पुस्तक दिखती है और वो अपराधी बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आप सबसे एक बार फिर आग्रह करूंगा, हम एक एक कर बोले तो हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, श्यामा प्रसाद आप सब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। नहीं लिखा, अरे आपको आश्चर्य होगा जान के ये लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की हत्या करने के लिए घूमते थे। इस बात को अवगत कराया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और नाम लिया। उन्होंने कहा रिगार्डिंग देश पांडे पोजीशन इज बस they have been making highly objectionable
और वो ये कह रहे हैं कि चौराहे पर जहां मिला पटेल उसको फांसी पर अच्छा प्लीज, मुझे लगता है हमने से कोई नहीं समझ पा रहा कि कौन क्या कह रहा है। गीता जी, प्रेम शुक्ला जी, गीता जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, गीता जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, मैं आग्रह करता हूं हम कृपा करके एक एक कर बोले। हम में से कोई नहीं समझ पा रहा कि कौन क्या कह रहा है। गीता जी प्लीज, गीता जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट मैं आग्रह कर रहा हूं प्लीज, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सबों से, प्लीज 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 नहीं बोलना चाहिए। कहा कि ये बिल्कुल आपने अच्छे से समझा दिया प्रेम शुक्ला जी। 3000 करोड़ रुपए प्रतिमा में खर्च कर देना सामाजिक सरोकार कहां से हो गया? तो ये षड्यंत्र करते हैं और नहीं चाहते। गीता जी एक मिनट, गीता जी एक मिनट, गीता जी एक मिनट, गीता जी प्लीज एक मिनट, गीता जी एक मिनट, आपने दमन किया है। गीता जी एक मिनट, प्रतिमा प्रेम शुक्ला जी, स्थापित अभय जी, अभय जी मैं आग्रह कर रहा हूं एक मिनट, आपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा 3000 को, अभय जी प्लीज, अगर मैं आपको, आप मेरी बात सुन रहे हैं अभय जी, आपने अगर ये कहा है कि 3000 करोड़ रुपए जो आज खर्च किए गए हैं सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर वो दमन है, क्या ये बात सही है? 30 सेकंड दीजिए जी, बताइए, स्पष्ट तौर से बताइए और आग्रह कर रहा हूं आप सबसे एक एक कर बोलिए। जी अभय जी 30 सेकंड प्लीज। ये केग ने आरोप लगाया, केग ने कहा कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है वो डाइवर्ट कर दिया मोदी सरकार ने। सीएजी की रिपोर्ट है ये। चलिए अब इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे लगता है कि मुझे पूरी अपेक्षा है कि अमीक जमाई और अभय दुबे अब बीच में बोलेंगे नहीं। बिल्कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश है, वहां पर पर्यटन स्थल का जिस तरह से विकास होगा, अपेक्षा कैसे है आपको? क्षेत्र का जो है, इसके पहले सरदार पटेल के नाम पर सरदार सरोवर बना, फिर बीच में बोले करोड़ों किसान, फिर बीच में बोले, बोलना शुरू करो। अभय जी मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं प्लीज प्लीज अभय जी विनम्र आग्रह है, जरा पहले हमें कम से कम 30 सेकंड तो सुन लीजिए। खेल का मैदान बच्चों के लिए बना। अभय जी प्लीज मेरा विनम्र आग्रह है, हम कम से कम एक दूसरे को 30-35 सेकंड तो सुन ले, उसके बाद विरोध की बात कहें। सम्मुख तो वो कड़ी आलोचना करते। अच्छा प्लीज अभय जी आपने अपनी बात रखी, अभय जी आपने बात रखी, प्रेम शुक्ला की बात सुनिए। प्रेम शुक्ला जी मैं 20 मिनट लगातार बोलूंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज बोलिए। तो मैं भी बोलूंगा, आपको एक शब्द बोलने नहीं दूंगा। आपने क्यों इंटरवीन किया बीच में? अच्छा मैं तो बोलिए, फिर अभय दुबे बोलिए, आपका नेहरू जो है निकम्मा था, कपटी था, अरे नहीं प्लीज सरदार पटेल को लगातार जो अपमानित करना आपका निकम्मा है। क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी क्या भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? एक शब्द आपके मुंह से उनके लिए बात नहीं निकलती। आपका क्या भाषा ये कहता है भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में? कांग्रेस के नेताओं की प्रतिमा और प्रतिमानों की बात करते हैं। क्या उन सबको बेच दिया जाए? क्या ये नया हम लोग नया निजाम शुरू कर? अरे अरबों रुपए की संपत्ति पंडित नेहरू ने दान कर दी हिंदुस्तान के लिए, जिसमें आजादी के आंदोलन चले। तुम्हारे नेता 22 लोगों के 1 लाख करोड़ रुपए लूट के ले गए। अरे मुट्ठी भर 5 लोगों की भारतीय जनता पार्टी में लगी है। देश के सारे संसाधन लूट लिए आप लोगों ने। मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूँ प्लीज, आप सबों से आग्रह, आप सबसे आग्रह प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ हम इस तरह के व्यक्तिगत आरोप और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो अशोभनीय है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हम सार्वजनिक टेलीविजन पर हैं, करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, कृपा करके मैं आप सबसे आग्रह यही कर सकता हूं कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं। नवाब मलिक साहब, प्रेम शुक्ला जी मेरा सब मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, प्लीज ऐसे शब्दों का अभय जी आप सब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उचित नहीं है। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाने दीजिए, मेरी मदद कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी की। नवाब मलिक साहब, आज जिस तरह से हम बहस कर रहे हैं उन तमाम हमारे आजादी के पुरोधाओं के बारे में जिन्होंने देश को एक निश्चित दिशा और दशा दी है, क्या आज इस बहस को हम यहां ले जा सकते हैं जहां इन नेताओं के दम पर हम राजनीति करेंगे? क्या ये अपने आप में शोभनीय है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो? नवाब मलिक साहब। देखिए, वोट के लिए सारी राजनीति हो रही है। पटेल जी का प्रेम जागा है तो वोट के लिए जागा है।
गुजरात के पटोलों को साधने के लिए पटेल जी के नाम पर राजनीति शुरू की गई। हमें लगता है कि जो हालात बनाए जा रहे हैं, तुलना की जा रही है एक नेता से दूसरे नेता की, किसी को बड़ा बताने के लिए किसी को हल्का बताने का प्रयास किया जा रहा है। हमें लगता है ये उचित नहीं है। अगर काम करना है तो काम करिए जी। और बीजेपी तो जब पटेल जी ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर भारत बनवाया जी, तो 1950 के बाद से तमाम वो राजपूत घराने जो सत्ता विहीन हो गए थे उनको इकट्ठा करके राजनीति करने का राजस्थान में इन्होंने काम किया। कहा कि तुम्हारे हाथ से पूरा जो राजपाट था चला गया, अब आप राजनीति में आइए, संघ में शामिल होइए, हम तुम्हें राज दिलाएंगे। ये राजनीति कौन सी राजनीति कर रहे हैं? उनके पूर्वज क्या कर रहे थे, जरा बताएंगे आप? तब इन्होंने उस भावनाओं को खेलने का काम दिग्विजय सिंह के पूर्वजों का क्या योगदान है? अर्जुन सिंह के पूर्वजों का क्या योगदान है, जरा बताइए आप। पटेल जी का जो काम था उसके खिलाफ भावनाएं जगाकर जो छोटे छोटे राजघराने थे उनको इकट्ठा संघ के साथ करने का काम किया है। पटेल आपने बहुत बड़ा यहाँ पर आरोप लगाया है। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी और गीता जी इसका जवाब देंगी। प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी को बहुत बड़ा आरोप को लेकर आई आज नवाब मलिक आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। वो तमाम लोग जो असंतुष्ट थे सरदार पटेल की नीतियों से, उन लोगों को एकत्रित करके आपने यानी कि संघ परिवार और आपने बाद में राजनीति शुरू की है। क्या ये वास्तविकता है? एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ बोलना नवाब मलिक का काम है। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के पूर्वज शिवाजी के साथ गद्दारी कर रहे थे, ये इतिहास है। शिवाजी का जो शरद पवार का जो परिवार है उसने छत्रपति शिवाजी के साथ गद्दारी की। इस इतिहास को पूरा महाराष्ट्र जानता है, फिर भी वो मराठा राजनीति करते हैं ना। और कहीं से भी जनसंघ में रजवाड़े नहीं थे, स्वतंत्र पार्टी में रजवाड़े गए थे। और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ का जिसको अंतर भी नहीं पता हो, दिग्विजय सिंह कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, भारतीय जनता पार्टी से है। और दिग्विजय सिंह की जो रियासत है राघोगढ़ की रियासत के पूर्वज बलदेव सिंह 1901 में लिखते हैं कि मेरी रक्त का आखिरी कतरा रहने तक मैं अंग्रेजों की सेवा करूंगा। अरे क्यों झूठ बोलते हो आप? अच्छा, आपने प्रेम शुक्ला जी आपने शरद पवार पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाया है। अभय जी एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं नवाब मलिक साहब के पास आ रहा हूँ। अभय जी डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ। अच्छा चलिए अभय जी, अभय जी इसका जवाब दीजिए। अभय जी इसके बाद मैं नवाब मलिक साहब के पास जा रहा हूँ। अभय जी इतिहास साक्षी है। अजय जी मैं आ रहा हूँ नवाब साहब, बस एक मिनट दीजिए। एक मिनट में आप जवाब दें। अभय जी, ये लोग सर्टिफिकेट ले रहे थे बरतानिया हुकूमत से और देश को गुलाम बनाकर रखने की कोशिश कर रहे थे। हजारों हजार कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। एडविना की गोद में खेलकर उन्होंने कश्मीर गंवा दिया। माउंटबेटन के चरणों में वो गिरे पड़े, जिनको गवर्नर जनरल किसने स्वीकार किया? 1916 में नेहरू ने जिस तरह की हरकतें की, नेहरू की हरकतों का परिणाम उपाध्याय कहां थे आजादी के आंदोलन बताइए ना। वीर सावरकर जी, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। प्लीज मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नवाब मलिक साहब, अभी प्रेम शुक्ला जी ने शरद पवार जी के बारे में जो कहा उसका जवाब आप क्या दे रहे हैं? नवाब मलिक साहब, प्लीज आप दोनों से आग्रह है, प्लीज जरा नवाब मलिक साहब की बात सुनते हैं। नवाब मलिक साहब, ऐसा है पवार साहब के पूर्वज ये तो किसान थे और किसान कहीं किसी से लड़ता नहीं थे और किसी के साथ खड़ा नहीं होता था। और शिवाजी महाराज भी किसान थे। देवेंद्र फडणवीस उनके बाप दादा, जब शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हो रहा था तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने पूरी तरह से कह दिया था ये राजा बन ही नहीं सकता। तो जिन लोगों ने उनका राज्य अभिषेक पूरी तरह से ठुकरा दिया था वो सारे पंडे आज महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी तरह से दावेदार और ठेकेदार बने हुए हैं, जो पूरी तरह से शिवाजी महाराज के राज अभिषेक को ठुकराने वाले गडकरी हो, फडणवीस हो, इनके परिवार पूरी तरह से ब्राह्मण जो शिवाजी महाराज के खिलाफ थे, आज वो बोल रहे हैं शिवाजी महाराज का नाम लेने का काम कर रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान के उन घरानों को जिनकी सत्ता चली गई थी उनको इकट्ठा करके बीजेपी का संघ जनसंघ का जन आधार खड़ा करने का काम किया। प्लीज आइए, हम व्यक्तिगत आरोपों से और व्यक्तिगत आक्षेपों से बचिए। आइए जरा मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अमित जमई साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आइए जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। अमित जमई साहब, ये बताइए कि आज जिस तरह से राजनीति की दिशा है, इस राजनीति को फिर से पटरी पर लाने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता है या नहीं? अमित जमई साहब,
देखिए, रास्ता तो यही है कि जब हम सरदार पटेल जी की स्टैचू को इसको हम देखते हैं जी, तो ये स्टैचू हमसे कुछ कहता है। ये स्टैचू ये कहता है कि पूरे गुजरात में जो कपास का जो किसान है वो पाटीदार है। पाटीदार पिछले 8-10 सालों से आंदोलन कर रहा है कि उसको आरक्षण दो। उसको लगा कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो पाटीदार है, और जो पटेल जो विदेशों में रहते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकारें कई बार बनवाई, वो भी इत्तेफाक से पटेल है जो बीजेपी का फाइनेंसर है। लेकिन ये गुजरात के कमजोर समाज जो पटेल है, इसको समझ में आ गया कि हमको मुसलमान को दुश्मन गन्ना किसानों की जो समस्याएं थी, आलू किसानों की पाटीदार पटेल को इस्तेमाल किया गया। न्यूनतम साझा मूल्य देने के लिए, समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं रहे। अखिलेश सिंह यादव को की पार्टी को, जो बलात्कारियों की पार्टी रही, छलात्कारियों की पार्टी रही, उसको सरदार पटेल को बोलने का अधिकार भी है क्या? सरदार पटेल की आप जब लेके, मैं एक बार फिर आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, मैं आप दोनों के बीच में एक बार फिर आना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। इस बहस को हम अंतिम राउंड पर लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आप सबों के पास एक बार फिर आऊंगा, लेकिन ऐसे जमीन साहब आग्रह है, प्लीज प्रोफेसर राकेश पांडे, मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं। अभी जमीन साहब प्लीज एक मिनट। प्रोफेसर राकेश पांडे, आज जब पूरी दुनिया में हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति आज भारत में स्थापित है, वहां अगर उस पर राजनीति होती है तो क्या इतिहास के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं? प्रोफेसर राकेश पांडे। आवाज नहीं आ रही है। प्रोफेसर राकेश पांडे, आज जब दुनिया में हिंदुस्तान फख्र के साथ यह कह सकता है कि सरदार पटेल की प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया भर में, ऐसे में सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर राजनीति हो, क्या यह सही है? क्या इतिहास इसके लिए हमें आज सही ठहराएगा आज से 100 साल बाद? राकेश पांडे जी। ऐसा लग रहा है कि राकेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है और उनसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं गीता जी, क्या इतिहास हमें सही ठहराएगा? आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि हाँ, ये जो राजनीति आज हुई वो बिल्कुल जायज थी। देखिए, मैं पहले भी कहा कि जो ये राजनीतिक दल इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन राष्ट्रीय विचार के प्रणेता सरदार पटेल, आज उनकी एक इतनी भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है। आज उनको इतिहास में, आज जब जैसे कि अभी और प्रवक्ताओं ने भी कहा कि किस तरह से वहां पे पूरा एक अलग तरह की एक इकोनॉमी का वहां पे जो है विकास होने का इस मूर्ति के द्वारा, मतलब इसके आप बहुत सारे इसके आप ये देखिए पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उन्हें इतिहास में आज वो जगह मिल सकी, इस पर राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे आग्रह है कि कृपया ये जो पल है, ये जो क्षण है, इसमें सरदार पटेल की जो विचारधारा रही उसका आदर करें, सम्मान करें और उन्हें याद करें। अभय दुबे जी, क्या आपको लगता है कि आज राजनीति जानबूझकर सत्ता पक्ष कर रही है? जनसंघी लोगों, उनकी विचारधारा को भी अपनाओ। बिल्कुल, आइए इसी पर बात कर रहे हैं। अभय दुबे जी। हाँ, नहीं, अरे हम तो उनकी विचारधारा को अपना रहे हैं, आप तो अलकायदा की विचारधारा को समर्थन देते बैठे हैं ना जी। अभय दुबे जी, आप तो अलकायदा की विचारधारा के समर्थक है ना, तालिबान की विचारधारा के समर्थक है ना, लश्कर तोयबा के आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेकर आप जो है क्या संदेश देते हैं उत्तर प्रदेश में? प्रेम शुक्ला जी आग्रह कर रहा हूँ, मेरे पास अंतिम मुश्किल से 2 मिनट बचा है, इसलिए मैं आप सबसे आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ, मुझे इसमें मदद कीजिए प्लीज इसमें मेरी मदद कीजिए। कैसे फैला रहे हैं अभय दुबे जी? प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब चुनाव में जाकर देश के शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान का भाषण देना बंद कर देंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम से लेकर केरला और कर्नाटक में वैमनस्य नहीं फैलाएंगे समाजों के बीच। आज ही से कम लोह पुरुष की जो उपाधि दी है आपके पंडित राहुल गांधी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, कई तरह की उम्मीदें हैं, लेकिन वो सब कुछ बीजेपी और प्रधानमंत्री जी से है। और शेषाद्री जी की पुस्तक पर आज ही से प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो आज भी कच्छ से लेकर कोहिमा तक और कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एकीकृत करना, विकसित करना, उसको सुजलाम सुफलाम करना, यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा जो है उसका सबसे बड़ा कार्य है और ये लगातार कर रहे हैं।
लगातार गरीबों को जो है मदद पहुंचाने, जिन लोगों ने जात की, गोत्र की, धर्म की राजनीति की, उनका जिस तरह से जनता ने उनको नकारा है, सबका साथ सबका विकास को स्वीकारा है, उसके कारण अब इनके पास नरेंद्र मोदी जी का दोस्त आप करते रहिए। नीरव मोदी लेके भाग गया 5,000 करोड़। कौन सा गरीब दोस्त है आपका वो? हाँ, वो दिलाया किस नेता? राहुल गांधी ने ना नीरव मोदी को। आपके गरीब जब भी बहस होती है हम अंततः आरोप प्रत्यारोप पर ही आते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, इस बहस को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है वक्त की वजह से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज सरदार पटेल के कीर्तिमान को जिस तरह से स्थापित किया गया है, हर हिंदुस्तानी फख्र से यह जरूर कह सकता है कि हमारे एक ऐसा नेता रहे जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। पुणे का आरोप लगाया